हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप यानी कि अंटार्कटिका एक समय पर काफी गर्म हुआ करता था। यहाँ पर बर्फ की चादर के बजाय हरे भरे जंगल हुआ करते थे और कई प्रकार के जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते थे। और उस समय दोस्तों इंसानों के रहने के लिए ये एक बेस्ट जगह मानी जाती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी और प्लूटो के अनुसार एक समय पर यहाँ पर समृद्ध सभ्यता भी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आज कोई भी इंसान नहीं रहता है। हालांकि दुनिया के कई देशों के रिसर्च सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं, जिनमें गर्मियों के दौरान 5000 वैज्ञानिक रहते हैं। लेकिन आम इंसान के लिए यहाँ पर गुजारा करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, कैसे एक समय पर गर्म होने वाला द्वीप इतना ठंडा हो गया? यहाँ के सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु कैसे लुप्त हो गए? कैसे यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में बर्फ जमा हो गई? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर एक समय पर गर्म महाद्वीप होने वाला अंटार्कटिका आज इतना ठंडा कैसे हो गया। आप बस इस वीडियो में अंत तक हमारे संग बने रहें। धरती का सबसे कम तापमान भी दोस्तों अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था। 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका में -89.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। ये दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी सांप नहीं पाया जाता है। इतने ठंडे वातावरण में सिर्फ सील्स, व्हेल्स एंड पेंगुइन्स जैसे एनिमल्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि कई करोड़ साल पहले अंटार्कटिका एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करता था। यहाँ पर पाम्स, बाओबैब्स और बीच जैसे पेड़ पौधे हुआ करते थे और साथ ही बीवर्स, फ्रॉग्स, ओटर्स, टैपिर्स जैसे कई जानवर भी यहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये सब कुछ नष्ट हो गया। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में और ज्यादा पीछे जाना होगा। ये बात आज से 400 मिलियन साल यानी कि 40 करोड़ साल पुरानी है। उस दौर को डेवोनियन जियोलॉजिकल पीरियड कहा जाता है। आज जो अंटार्कटिका हम देख रहे हैं असल में दोस्तों वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और गोंडवाना उस समय तक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। सुपर कॉन्टिनेंट उन कॉन्टिनेंट को कहते हैं जो काफी बड़े हुआ करते थे और बाद में वो टूटकर आज के समय में छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए। उस समय गोंडवाना में साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया शामिल था। साउथ अमेरिका में दोस्तों आज भी एक अच्छी वाइल्ड लाइफ देखी जाती है और इस जगह के नजदीक होने के कारण पूरे गोंडवाना में अच्छी खासी हरियाली भी हुआ करती थी। साल भर काफी अच्छा मौसम यहाँ पे रहता था और बारिश भी अच्छी मात्रा में होती थी। लेकिन दोस्तों अंटार्कटिका वाले हिस्से में अभी ज्यादा वनस्पति नहीं थी। अंटार्कटिका में पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ की अच्छी शुरुआत आज से लगभग 350 साल पहले शुरू हुई थी, जिसे कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। इस दौर में गोंडवाना लैंड सर्बिया और लॉरेशिया जैसे सब कॉन्टिनेंट से टकराया था और पंजिया का निर्माण हुआ। ये जगह इक्वेटर के काफी नजदीक हुआ करती थी। शायद आप सोच रहे होंगे आखिर इस तरह दोस्तों कैसे एक अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हो गया। असल में हमारी धरती के नीचे काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं और उसमें करोड़ों सालों से मूवमेंट होती आ रही है। ये मूवमेंट दोस्तों आज भी होती है, जिस कारण सुनामी या भूकंप आते हैं। धरती पर जितने भी पहाड़ आज नजर आ रहे हैं उनका फॉर्मेशन भी दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ही हुआ है। इक्वेटर के नजदीक होने के कारण पंजिया का वातावरण भी काफी शुष्क और गर्म था और एक गर्म तापमान पेड़ पौधे के पनपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। धीरे धीरे ये पूरा कॉन्टिनेंट दोस्तों एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तब्दील हो गया। इसके बाद अर्ली जुरासिक पीरियड में टेक्टोनिक प्लेट्स में और ज्यादा हलचल के कारण पंजिया और गोंडवाना और भी ज्यादा हिस्सों में टूटना शुरू हो गए थे। पंजिया का ही एक हिस्सा दोस्तों अलग होकर बाद में अंटार्कटिका बना था। ये बात 180 मिलियन साल पहले की है और इसके 40 मिलियन साल बाद यानी आज से 140 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत होती है। ये धरती के इतिहास का सबसे हॉटेस्ट टाइम पीरियड माना जाता है। इस दौरान धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, जिसका कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में तेजी से शिफ्टिंग होना है और उनमें मूवमेंट होना था। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण धरती के ज्वालामुखी दोस्तों फटने लगे थे और लावा ही लावा फैल रहा था। ज्वालामुखी फटने से वातावरण में कई प्रकार की गैस भी फैलने लगती है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में फैलती है। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। लावा के कारण सारे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे थे, जानवरों की मौत होना शुरू हो गई थी और रही सही कसर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा ने पूरी कर दी थी। उस समय हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 1120 से 1680 ppm तक बढ़ गया। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। ये असल में गैस को मेजर करने की एक यूनिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। ये गर्मी कितनी थी इसे समझने के लिए आप आज के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आज के समय में धरती का दोस्तों औसतन कार्बन डाइऑक्साइड 390 ppm के आसपास माना जाता है। हालांकि कुछ जगह ये 414 ppm तक भी मेजर किया गया है। लेकिन दोस्तों आज से 150 से 200 साल पहले जब धरती पर कहीं भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सिर्फ 280 ppm हुआ करता था। जैसे जैसे इसके लेवल में बढ़ोतरी होगी धरती का तापमान बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। ये सब हमने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप क्रिटेशियस पीरियड की 1680 ppm तक की तुलना आसानी से कर पाए। गर्मी के कारण दोस्तों पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होने लगा था। सूरज का तापमान भी धरती के वातावरण में ट्रैप हो रहा था। धरती लगातार गर्म होती जा रही थी, इस कारण रेन फॉरेस्ट खत्म हो गए थे और इस दौरान टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण अंटार्कटिका वाला हिस्सा साउथ की तरफ बढ़ने लगा था। इसके बाद पैलियोजीन पीरियड की शुरुआत होती है। ये बात दोस्तों आज से 66 मिलियन साल पुरानी है। अंटार्कटिका तब तक साउथ पोल पर शिफ्ट हो चुका था। अभी तक भी दोस्तों धरती का वातावरण बहुत ठंडा नहीं हुआ था।
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम नहीं हो रहा था। इस वजह से समुद्र का पानी भाप के रूप में एवेपोरेट हो रहा था। वह H2O का रूप ले रहा था और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनने लगा था और इस एसिड की बारिश होने लगी थी। एंटार्क्टिका पर पहाड़ भी बनने लगे थे और बड़ी बड़ी चट्टानों पर जब बारिश हुई थी तो कार्बन लेवल में कमी आने लगी थी। साथ ही चट्टान के कुछ हिस्से समुद्र में बह गए थे। महासागर में मौजूद प्लैंक्टॉन्स ने चट्टानों को खाना शुरू किया और इससे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में और कमी आई। इस तरह लाखों सालों तक ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। और एक समय दोस्तों ऐसा आया जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत कम हो गया था और पूरी पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया था। पैलियोजेन पीरियड के लगभग 10 मिलियन साल बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट्स एशियन कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट से टकराई थी और इस तरह से हमारा देश एशिया का हिस्सा बना था। उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट काफी तेज थी। ये 20 सेंटीमीटर प्रति साल की दर से मूव हो रहा था। एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट के लिए ये अच्छी खासी गति मानी जाती है और इस गति से जब एशियन कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टकराव हुआ तभी हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। माउंट एवरेस्ट समेत हिमालय पर्वत आज से दोस्तों 5.5 करोड़ साल पहले ही बन गए थे क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्पीड काफी तेज थी। इसी वजह से इसकी मोटाई में भी दोस्तों कमी आई। इसकी थिकनेस गोंडवाना से आधी रह गई थी। वहीं दूसरी ओर आज से 33 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी टूटकर एक दूसरे से अलग हो गए। इस दौरान 2 पैसेज का निर्माण हुआ था जिनका नाम ब्रेक पैसेज और तस्मानियन पैसेज रखा गया था। इक्वेटर से दूर होने के कारण एंटार्क्टिका और ज्यादा ठंडा हो रहा था। एंटार्क्टिका के चारों तरफ एंटार्क्टिका सर्कमपोलर करंट रहता है। ये सभी महासागर में दोस्तों पाया जाता है और ये करंट गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का होता है। इस कारण सभी महाद्वीप पर रहने लायक एक परफेक्ट वातावरण बना रहता है। लेकिन दोस्तों एंटार्क्टिका सर्कमपोलर करंट के कारण एंटार्क्टिका के आसपास 5.8 बिलियन क्यूबिक फीट पर सेकंड की रफ्तार से पानी मूव हो रहा था और ये रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसने गर्म करंट को बिल्कुल शांत कर दिया। इस रफ्तार से पानी के मूवमेंट होने के कारण एंटार्क्टिका में बहुत ज्यादा बर्फबारी शुरू हो गई थी। यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन होना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। सूरज से आने वाली किरणें भी सफेद बर्फ से रिफ्लेक्ट हो रही थी जिस कारण दिन के समय या गर्मियों के समय में भी यहाँ पर ठंडा वातावरण ही रहने लगा। सूरज की गर्मी यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हो पा रही थी और तब से लेकर आज तक एंटार्क्टिका महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ है। दोस्तों एंटार्क्टिका की खोज सबसे पहले एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने सन 1773 में की थी। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें बर्फ की विशालकाय दीवार नजर आई थी और उन्हें ऐसा लगा कि हो न हो इस दीवार के दूसरी तरफ सतह जरूर होगी और उनका ये अंदाजा दोस्तों बिल्कुल सही निकला। इस तरह से एंटार्क्टिका महाद्वीप इंसानों द्वारा पहली बार खोजा गया था। आज एंटार्क्टिका पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है और न ही कोई देश यहाँ पर अपना अधिकार जमा सकता है क्योंकि 1 दिसंबर सन 1959 को दुनिया के 12 देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत दोस्तों एंटार्क्टिका महाद्वीप को सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी देश इस पूरे कॉन्टिनेंट पर किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेगा और न ही परमाणु हथियार का परीक्षण करेगा। इसके अलावा भी दोस्तों अन्य कई नियम और शर्तें इस दौरान सामने रखी गई थी। इस संधि को एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम कहा जाता है। आज के समय में इस सिस्टम के तहत दुनिया के 54 देश आते हैं। एंटार्क्टिका पर कुल 70 रिसर्च लैब बनी हुई हैं और देश के भी 3 रिसर्च सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं। गर्मियों के दौरान दुनिया भर से 5000 रिसर्चर्स और वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं क्योंकि दोस्तों सर्दियों में यहाँ के वातावरण में सर्वाइव करना इंसानों के लिए संभव नहीं है और भयंकर तूफान भी यहाँ पर हर साल आते हैं। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों को यहाँ पर एक 4 करोड़ साल पुराने मेंढक के अवशेष मिले थे जिससे पता चलता है कि एक समय पर इस आइलैंड पर कई प्रकार के एम्फीबियंस भी रहा करते थे। यहाँ की सैकड़ों फीट नीचे की मिट्टी के सैंपल्स की जांच भी वैज्ञानिक करते रहते हैं। एंटार्क्टिका में पिछले कुछ समय में पर्यटक आने भी शुरू हो गए और सालाना 50,000 के आसपास पर्यटक इस महाद्वीप को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आज एंटार्क्टिका को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है क्योंकि यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स बर्फ के तूफानों के बीच फ्लाइट उड़ाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है और हजारों किलोमीटर तक यहाँ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर ही नजर आती है जिस कारण इमरजेंसी स्थिति में भी यहाँ पर प्लेन लैंड नहीं कराई जा सकती है। दोस्तों एंटार्क्टिका भले ही एक बहुत ठंडी जगह है लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ लगातार पिघल रही है। पिछले साल एंटार्क्टिका में 18.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ बड़े कदम नहीं उठाए तो एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र में पानी का जल स्तर बढ़ने लगेगा और दुनिया के कई शहर पूरी तरह से पानी में समा सकते हैं। वैसे भी दोस्तों आज विश्व भर के कई कोस्टल एरियाज ऐसे हैं जो अगले कुछ सालों में समुद्र के भीतर समा जाएंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलती है तो भारत के मुंबई जैसे शहर भी पानी के भीतर समा सकते हैं। इससे बचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाना आज हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी आखिर कैसे एंटार्क्टिका एक बेहद ही गर्म कॉन्टिनेंट से दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट बना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नीचे कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस
हंसना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।